स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों दुनिया में बहुत गंभीर स्थिति बन सकती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं यूरोप में ऑलरेडी काफी पैनिक आ चुका है। रिसेंटली जो बाइडेन के द्वारा जो डिसीजन लिया गया, यूक्रेन को खुली छूट दी गई है। साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो नदर्न हेमिस्फीयर में जब आप आर्कटिक सर्कल की तरफ जाओगे तो यहां पर 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज देखने को मिलती हैं। एक है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो यहां पर स्वीडन और फिनलैंड ने अपने सिटीजन्स को वॉर के लिए रेडी रहने के लिए कहा है। जी हां दोस्तों, ये खबर आप देख सकते हो। स्वीडन फिनलैंड अर्जेस सिटीजन्स टू गेट रेडी फॉर वॉर एज बाइडन अक्यूज्ड ऑफ ट्रिगरिंग वर्ल्ड वॉर 3 विथ मिसाइल डिसीजन। तो इसी को थोड़ा समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर स्वीडन और फिनलैंड ने क्यों ऐसा किया है, क्या बोला है सिटीजन्स को, और साथ ही साथ बाइडन का जो डिसीजन था उसको इससे क्यों लिंक करके देखा जा रहा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग अगले साल प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे उनके लिए स्पेसिफिक बैच SIP प्लस लाया गया है, जिसके तहत स्टैटिक और जो करंट का पूरा इंटीग्रेटेड स्टडी है वो कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज मिलेगा, लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि रशिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत बड़े स्तर पर हो सकती है यूरोप के साथ, और इसी को देखते हुए स्वीडन ने यहां पर चेतावनी दी है अपने सिटीजन्स को, और करीब 5 मिलियन लीफलेट्स, मतलब 50 लाख से ज्यादा जो लीफलेट्स होते हैं वो अपने सिटीजन्स में बांट रहे हैं। और उस लीफलेट के अंदर कई सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वॉर के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए, वॉर की सिचुएशन आती है तो आपको ये करना होगा, फूड और वाटर को आपको स्टोर करना चाहिए। तो इस तरह के इंडिकेशन कितना भयानक लगता है देखने से कि क्या होने वाला है आखिरकार। और देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि अभी चुनाव हुआ था अमेरिका के अंदर, और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है और जनवरी में वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन उसके पहले बहुत ज्यादा शॉकिंग लग रहा है काफी लोगों को कि जो बाइडन ने जो अप्रूवल दिया है यूक्रेन को, बेसिकली क्या है कि यूक्रेन को यह बोल दिया है कि यहां पर जो हमने आपको हथियार दिए हैं जिसका नाम है ATACMS, दैट इज आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, जो कि एक सुपरसोनिक गाइडेड मिसाइल है, वो दिया गया था अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को। लेकिन लंबे समय तक बोला गया कि आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो रशिया के खिलाफ तो हो सकता है कि यहां पर और ज्यादा एस्केलेशन हो जाए और ज्यादा वॉर की सिचुएशन आ जाए। तो इसी को देखते हुए यहां पर जो बाइडन ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, अपने पॉलिसी में रिवर्सल किया और यह कहा कि जो हमने आपको ये दिया है मिसाइल, वो आप रशिया के खिलाफ अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब रशिया के ऊपर आप अटैक कर सकते हैं। अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या बताया गया जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा? यह बोला जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के जो ट्रूप्स आए हैं, नॉर्थ कोरिया के जो सैनिक आए हैं इस समय रशिया के अंदर, और स्पेशली मैं आपको बता दूं ये जो रीजन आप देख रहे हो यहाँ पर कुर्स्क रीजन, जो कि यूक्रेन के साथ सटा हुआ है, यहां पर इनको भेजा गया है। तो इसी को देखते हुए जो बाइडेन का यह कहना था कि हमने यहां पर अनुमति दे दी है यूक्रेन को ताकि वो अपने आप को बचा पाए। और साथ ही साथ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का यह भी कहना था कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हो सकता है कि जो नॉर्थ कोरिया है वो अपने और भी ज्यादा सैनिक को रशिया के अंदर भेज सकता था। अब ये तो समय ही बताएगा कि क्या नॉर्थ कोरिया और ज्यादा अपने सोल्जर्स को भेजेगा, रशिया नहीं भेजेगा। लेकिन जो बाइडेन ने यह डिसीजन लेकर पूरे दुनिया को चौंका दिया, और इनफैक्ट यहां पर आप देखोगे जो रशिया है वो तो चौंका ही है, वो तो शॉक में है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं वो भी यहां पर इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं है। क्योंकि यहां पर आप देख ही रहोगे रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई थी यहां पर, ऑल्दो रशिया ने नकारा है उस चीज को, लेकिन रिसेंटली जो जेलेंस्की हैं, इसके अलावा एलॉन मस्क हो गए, डोनाल्ड ट्रंप हो गए, उनके बीच में कुछ बातचीत हो रही थी। और देखना होगा कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक कोई किसी प्रकार का गाइडलाइन नहीं दिया, एक तरह का टाइमलाइन नहीं दिया है वो क्या एग्जैक्टली करने वाले हैं इस वॉर को एंड करने में। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा था अपने रैलीज के दौरान कि जैसे ही मैं प्रेसिडेंट बनूंगा विद इन 24 आवर्स मैं इस पूरे वॉर को रुकवा सकता हूं। इतना आसान नहीं होने वाला ऑब्वियसली, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यह भी समझना है कि जब चुनाव हुआ है और जब एक नए राष्ट्रपति चुनकर आए हैं तो इतना बड़ा पॉलिसी डिसीजन वो कहीं ना कहीं उनके हाथ में देना चाहिए। लेकिन इसके पहले ही जो बाइडन ने इसको चेंज कर दिया, और इसीलिए आप देखोगे यहां पर वर्ल्ड वॉर 3 की भी बात कही जा रही है। यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप के सबसे एल्डेस्ट सन है ट्रंप जूनियर, उन्होंने ट्वीट किया और देखिए उन्होंने कहा है द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सीम्स टू वांट टू मेक श्योर दे गेट वर्ल्ड वॉर 3 गोइंग बिफोर माय फादर हैज अ चांस टू क्रिएट पीस।
पीस एंड सेव लाइव्स। मतलब कि यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति जानबूझकर बनाने की कोशिश की जा रही है बिफोर डोनाल्ड ट्रंप गेट्स बिकम्स प्रेसिडेंट। तो इस तरह की सिचुएशन बन रही है। लेकिन क्वेश्चन अब यहाँ पर यह है कि आखिरकार स्वीडन अपने नागरिकों को क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरह का जो पिक्चर है वो लगातार इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, ये एक तरह का बुकलेट टाइप का है और इसका नाम है, इसमें लिखा हुआ है इफ क्राइसिस और वॉर कम्स। तो क्या होता है ना, जो स्वीडन है या फिर यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो यहाँ पर इस तरह का इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने नागरिकों को समय समय पर। मतलब कई सालों बाद जो है इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है और बोला जाता है कि आपको कब चौकन्ना रहना चाहिए, आपको वॉर की सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अभी स्थिति क्या है, यहाँ पर आगे क्या हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर बुकलेट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हैं कि इमरजेंसीज के समय जैसे वॉर, नेचुरल कैटास्ट्रॉफ्स, साइबर अटैक, इस तरह के समय में आपको क्या करना चाहिए, आप कैसे रेडी हो सकते हो। और ये बेसिकली जो स्वीडिश सिविल कंटिजेंसीज एजेंसी है उनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अच्छा, ये एक और चीज मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अगर आप देखोगे तो स्वीडन ने करीब 5 बार इस तरह के जो पैम्पलेट है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और पिछला वाला जो पैम्पलेट था वो 2018 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और उस समय हेडलाइन इसलिए था क्योंकि 1961 के बाद से पहली बार 2018 में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। और ऑब्वियस सी बात है कि जो इस समय सिचुएशन बनी है यूरोप के अंदर, रशिया यूक्रेन का वॉर जो एस्केलेट हो रहा है, इसको देखते ये किया गया है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये करीब 32 पेजेस का बुकलेट है करीब, और इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है, नेचुरल डिजास्टर है, साइबर टेरर अटैक्स हैं, उन सब के बारे में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ टिप्स भी दिए गए हैं कि अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जो नॉन पेरिशेबल फूड हो गया उसको कैसे स्टॉक करना है, कितना स्टॉक करना है, वाटर की स्टोरेज कैसे करनी है। तो ये सारी गाइडलाइंस अपने सिटीजन्स को बताई गई हैं। और देखिए इस बुकलेट के अंदर यहां पर यह भी लिखा है दैट इन द इवेंट ऑफ एन अटैक विथ न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वेपन्स, टेक कवर इन द सेम वे एज इन एन एयर अटैक। तो इसके अंदर स्वीडन ने यह बोला है अपने नागरिकों को कि जिस प्रकार का आप कवर लेते हो अगर कोई एयर अटैक होता है, सेम उसी प्रकार का आपको अपने आप को बचाव करना है जब भी कभी भी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या फिर केमिकल वेपन से अटैक किया जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है स्वीडन ने, वी विल नेवर गिव अप इफ स्वीडन इज अटैक्ड बाई अनदर कंट्री। हम किसी भी हाल में अपने आप को गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे। और कहीं ना कहीं ये इशारा रशिया की तरफ था कि अगर रशिया उनके ऊपर अटैक करता है तो हम गिव अप नहीं करने वाले। और इसी को देखते हुए जो पूरा बुकलेट है वो लगभग 50 लाख से ज्यादा वो अपने नागरिकों में बांटने वाले हैं आगे आने वाले हफ्तों में। खैर यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि फिनलैंड क्या कर रहा है। स्वीडन के बारे में तो हमने समझ लिया। देखो फिनलैंड अगर आप देखोगे तो उसका बहुत बड़ा जो बॉर्डर है, करीब 1400 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर, ये आपको रशिया के साथ देखने को मिलेगा। यहां पर जो स्वीडन है, अच्छा ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखिएगा, स्वीडन का बॉर्डर जो है वो रशिया के साथ यहां पर आपको देखता हुआ नहीं मिलता है। लेकिन जो फिनलैंड वाला है ये आपको देखने को मिलेगा। नॉर्वे का भी थोड़ा सा जो बॉर्डर है नदर्न साइड में, यहां पर आपको देखने को मिलता है। खैर फिनलैंड ने क्या किया है, यहां पर एक वेबसाइट बनाई है नई, और उसके अंदर अपने नागरिकों को प्रिपेयर रहने के लिए कहा है कि उस वेबसाइट में दिया गया अगेन कि किस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। और उसके कुछ समय पहले मैं आपको यह भी बता दूं, नॉर्वे, ये जो आप देख रहे हो ना नॉर्वे, उन्होंने भी कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रक्शंस अपने नागरिकों को दिया था, नॉर्वेजियंस को, कि आपको भी वॉर के लिए एक तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। खैर यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है आप सभी के लिए जानना कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने ही नेटो ज्वाइन कर लिया था। देखिए क्या है कि बहुत लंबे समय तक ये मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट की तरफ थे। मतलब ये किसी भी देश के मिलिट्री के साथ ऐसा सच नहीं जाते थे, ये अपने आप को न्यूट्रल बताते थे। और इसी की वजह से अब क्या हुआ, आपको याद होगा कि यहाँ पर जो यूक्रेन है वो बार बार मांग कर रहा था कि उसको नेटो का मेंबर बनना है, लेकिन रशिया बहुत ज़्यादा नाखुश था। रशिया ने साफ साफ कह दिया था कि हम एक और नेबर यहाँ पर नहीं चाहते हैं जो कि नेटो का मेंबर हो। तो इसी को देखते हुए आपको पता है पूरा जो युद्ध है वो एक तरह से स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर अब ऑब्वियस सी बात है, अगर रशिया ने जिस प्रकार से अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, और देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यूरोप के कॉन्टिनेंट पर यह सबसे बड़ा वॉर है, तो यहाँ पर फिनलैंड को भी डर लग गया, स्वीडन को भी डर लग गया कि ऐसे तो रशिया उनके ऊपर भी अटैक कर सकता है। इसी को देखते हुए 2023 में इन दोनों कंट्रीज ने कैसे जैसे कर क्योंकि टर्की बहुत नाखुश था, टर्की यहां पर रेडी नहीं था कि स्वीडन और फिनलैंड को नेटो का मेंबर बनाया जाए। तो यहां पर फाइनली 2023 में पिछले साल जो है ये दोनों ही मेंबर बन गए
नेटो के, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और आप देख सकते हैं 1949 के बाद से कैसे कैसे जो अलग अलग देश हैं वो यहाँ पर मेंबर्स बने हैं। इसके पहले अगर आप देखोगे तो 2020 में लास्ट जो कंट्री बना था वो था नॉर्थ मैसेडोनिया। तो ये टोटल 30 कंट्रीज थे और स्वीडन और फिनलैंड के मिलने के बाद ये टोटल हो गए हैं 32। तो नेटो का जो मेंबरशिप है इस समय वो है 32। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है कि जो फिनलैंड और स्वीडन है ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, इनकी मिलिट्री फोर्सेस जो है वो कितनी बड़ी हैं। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर फिनलैंड की तो करीब 55 लाख पॉपुलेशन है इनकी, और वहां पर अगर आप देखोगे तो कॉन्स्क्रिप्ट मिलिट्री है। कॉन्स्क्रिप्ट मिलिट्री का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको मिलिट्री की ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। जब कोई भी कंट्री आप पर फोर्सफुली ये कहता है कि आप मिलिट्री की ट्रेनिंग लोगे ही लोगे, जैसे कि भारत में आप देखिए तो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिनलैंड और कई ऐसे देश हैं दुनिया में जो कि ये कंपलसरी करते हैं। तो यहाँ पर बताया ये जाता है कि 21,000 लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाती है हर साल फिनलैंड के द्वारा, और इनके पास 9 लाख रिजर्व फोर्स हैं। लेकिन एक्चुअल स्ट्रेंथ बताया जाता है वॉर टाइम के हिसाब से इनके पास है 2,80,000। वहीं अगर हम बात करें स्वीडन का तो स्वीडन की मिलिट्री कैपेसिटी बहुत छोटी है, करीब 57,000 यहाँ पर बताया जाता है। लेकिन एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, 2010 में जो कॉन्स्क्रिप्शन है मतलब फोर्सफुली जो ट्रेनिंग देते थे ये, इसको रोक दिया था। लेकिन 2018 में जो भी कुछ हो रहा था रशिया यूक्रेन वगैरह के बीच में, इसको देखते हुए इन्होंने वापस से चीज को स्टार्ट कर दिया और बताया जाता है कि लगातार इस चीज को ये बढ़ाते जा रहे हैं। 1990s के बाद स्वीडन ने एक्चुअली काफी कम किया था अपने मिलिट्री का साइज, और काफी जो टेरिटोरियल डिफेंस है उसको छोड़कर पीस कीपिंग मिशंस पर ज्यादा फोकस किया। लेकिन अगेन रशिया ने जो इन्वेजन किया था 2014 में क्रीमिया का, उसको देखते हुए यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो और ज़्यादा यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि स्वीडन और फिनलैंड ने जो ज्वाइन किया है नेटो, क्या वो इससे ज़्यादा सेफ हैं? और इससे फ़ायदा क्या है? देखो ऑब्वियस सी बात है, नेटो का अगर आप आर्टिकल 5 देखोगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी भी नेटो मेंबर पर अटैक होता है तो पूरे नेटो के मेंबर्स पर अटैक माना जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर वो सेफ अपने आप को मानेंगे कि अगर रशिया अटैक करता है फिनलैंड पर, स्वीडन पर, जिस पर भी, तो यहाँ पर पूरे के पूरे नेटो मेंबर्स एक साथ आएंगे और रशिया के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन ये देखिए प्रैक्टिकली रियल टाइम अगर आप देखिए तो ये इतना आसान नहीं होता है, और इसी की वजह से कई सारे जो लोग हैं वो इससे नाखुश भी हैं। उनका कहना है कि इसका एडवर्स इफेक्ट भी होगा। एडवर्स इफेक्ट इसलिए होगा क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पर एक रेस लग जाती है आर्म्स की, और ज़्यादा आर्म्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो स्वीडन और फिनलैंड जो कि अपना फोकस उधर नहीं जा रहा था, लेकिन अब उनका भी फोकस उधर जाएगा। फिर इसके अलावा स्वीडन जो है ग्लोबली न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की तरफ बढ़ रहा था कि न्यूक्लियर जो है उसको आर्म्स को ख़त्म कर देना चाहिए दुनिया से, लेकिन उसमें भी कमजोरी आएगी। तो कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है अल्टीमेटली कि स्वीडन और फिनलैंड ने एक बड़ी वार्निंग दी है अपने लोगों के लिए, तैयार हो जाइए। अब कब हो सकता है वॉर, क्या हो सकता है, ये तो समय बताएगा। लेट्स सी आप क्या सोचते हो, बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं इनमें कौन से ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो हैं टुगेदर कहे जाते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल बैचेस ऑफ स्टडी IQ। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।